ठीक, इसमें हम लोगों ने फ्रेनेट सिरेट फॉर्मूले इनका डेरिवेशंस देखा था। जस्ट एक बार उनको ये जो फॉर्मूले उनको रिकॉल कर लेते। कैपिटल टी बार, कैपिटल बी बार और कैपिटल एन बार, एक्चुअली टी एन बी इस ऑर्डर में वो प्रोनाउंस किए जाते हैं। यूनिट टेंजेंट वेक्टर टी बार, प्रिंसिपल नॉर्मल एन बार एंड बायनॉर्मल बी बार। तो इनके डेरिवेटिव्स ये एक मूविंग ट्रायड फॉर्म करते हैं एंड द पोजीशन ऑफ दिस ट्रायड डिपेंड्स ऑन द पोजीशन ऑफ पॉइंट। जैसे जैसे कर्व पर पॉइंट मूव होगा वैसे वैसे ये जो ट्रायड है, तीनों का जो कलेक्शन है टी एन बी का, ये मूव होते दिखता है। तो ये फिक्स्ड क्वांटिटीज नहीं होने की वजह से इनके डेरिवेटिव्स लिए जा सकते हैं। तो उनके जो डेरिवेटिव्स है वो डेरिवेटिव्स के जो फॉर्मूले हैं दोज आर गिवन बाय फ्रेनेट्स रेट एंड हेंस are referred as Frenet's rate formulae. So derivative of t bar with respect to arc length s is equal to k n bar, where k is kappa. Derivative of b bar with respect to s is minus tau n bar, torsion, tau is torsion, and derivative of n bar with respect to arc length s is tau b bar minus kappa t bar. ऑलरेडी इसका डेरिवेशंस हम कर चुके हैं। तो आगे आज इन पर बेस्ड हम एग्जांपल्स देखेंगे। एग्जांपल 3, फाइंड unit tangent vector t bar, the principal normal n bar, the curvature k, the radius of curvature rho, the binormal b bar, torsion tau, the radius of torsion rho for given space curve x equal to 3 cos t, y equal to 3 sin t and z equal to 4t। तो ये x y z इन टर्म्स ऑफ पैरामीटर t दिया हुआ है। तो इससे हम स्पेस कर्व पहले तैयार कर लेंगे। वेक्टर r इज इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, वेयर एक्स वाई जेड आर फंक्शंस ऑफ t। तो शुरू करते हैं। गिवन स्पेस कर्व is equal to x equal to 3 cos t, y equal to 3 sin t, z equal to 4t, पैरामीट्रिक फॉर्म में है। therefore position vector for any point on the curve is r bar which is equal to xi plus yj plus zk, put the values of x y z, ये मिल गया हमको स्पेस कर्व इन टर्म्स ऑफ t। अब जब यूनिट टेंजेंट वेक्टर की बात करना है तो यूनिट टेंजेंट वेक्टर dt बार बाय ds ऐसा हमने पढ़ा यहाँ पर, लेकिन यहाँ r बार आर्क लेंथ पर तो डिपेंडेंट नहीं है। तो फिर इसको हमको टेंजेंट वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड ये पैटर्न से इवेल्युएट करना होगा, राइट। तो देखो डी आर बार बाय डी टी, डिफरेंशिएट करो कंपोनेंट को t से। 3 cos t का डेरिवेटिव माइनस 3 sin t, i बार अपनी जगह पर, 3 sin t का डेरिवेटिव 3 cos t, j बार अपनी जगह पर, और 4t का डेरिवेटिव 4 के अपनी जगह पर इज द टेंजेंट वेक्टर। नाउ यूनिट टेंजेंट वेक्टर t बार इज इक्वल टू डी आर बार बाय डी एस, ये होता है, लेकिन हम डायरेक्ट डी आर बार बाय डी एस नहीं इवेल्युएट कर पा रहे। तो जो ओरिजिनल फॉर्मूला था वेक्टर डिफरेंशिएशन के टाइम पर वो यहाँ पर यूज करते, डी आर बार बाय डी टी यानी टेंजेंट वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड, डी आर बार बाय डी टी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ डी आर बार बाय डी टी। रख दो डी आर बार बाय डी टी, अभी ऊपर हमने फाइंड किया है, ये वेक्टर रख दिया, और डिनोमिनेटर में इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अब मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करते हैं? अंडर रूट ऑफ कंपोनेंट के स्क्वायर्स का सम। तो न्यूमरेटर तो एज इट इज है, और यहाँ पर आ गया अंडर रूट ऑफ कंपोनेंट के स्क्वायर्स का सम, माइनस 3 sin t का स्क्वायर प्लस 3 cos t का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर अंडर रूट में। इसको सिंप्लीफाई कर लो डिनोमिनेटर को। तो ये पहला टर्म हो गया 9 sin स्क्वायर t प्लस दूसरा टर्म हो गया 9 cos स्क्वायर t प्लस 16।
तो 9 कॉमन, साइन स्क्वायर टी प्लस कॉस स्क्वायर टी बन गया 1, 9 प्लस 16 25, अंडर रूट के अंदर है वो दे देगा 5, डिनोमिनेटर आ गया। अब ये टर्म्स को सेपरेट करके हमारा यूनिट टेंजेंट वेक्टर दिख रहा है -3/5 साइन टी आई बार प्लस 3/5 कॉस टी जे बार प्लस 4/5, ये सब सेपरेट कर दिए टर्म्स को के बार, ये हो गया यूनिट टेंजेंट वेक्टर टी बार। नाउ नेक्स्ट इज नॉर्मल वेक्टर, हमको n बार फाइंड करना है, प्रिंसिपल नॉर्मल। तो पहले नॉर्मल वेक्टर फाइंड करते हैं। नॉर्मल वेक्टर इज dt बार बाय ds। अब t बार, ये जो t बार हमने फाइंड किया है ये तो t पर डिपेंडेंट है, s पर तो नहीं है ना, तो इसको चेन रूल लगा के कन्वर्ट कर लो। पहले dt बार बाय ds को चेन रूल लगाकर t इंट्रोड्यूस कर दिया उसमें, dt बार बाय dt। अब देखो दोनों t में फर्क, ये जो t बार है यूनिट टेंजेंट वेक्टर का काम कर रहा है और ये t पैरामीटर का काम कर रहा है। तो dt बार बाय dt इंटू डी टी बाय डी एस बाय चेन रूल, dt ये इंट्रोड्यूस हो गया, t पैरामीटर इंट्रोड्यूस हो गया। अब dt बार बाय dt तो ये है हमारे पास, ये पूरा वेक्टर है, ये लिख दिया ये यहाँ पर ये ब्रैकेट में। अब बात करते हैं dt बाय ds क्या है। अब जरा समझो, dt बाय ds तो डायरेक्ट नहीं मिलेगा कुछ, बट ds बाय dt हमको पता है, इसके पहले भी हमने इसके बारे में काफी बात की थी। ds by dt is a rate of change of arc length with respect to time t। हम यहाँ पर उसको बोल सकते हैं rate of change of displacement with respect to time t, and it is nothing but the speed। So speed is magnitude of velocity, magnitude of dr bar by dt। अरे बात समझ में, ये डिनोमिनेटर में है मैग्नीट्यूड dr बार बाय dt। क्या वैल्यू आई थी इसकी, ये पूरा सिंप्लीफाई करने के बाद में ये 5 आई थी वैल्यू। तो इस तरह से हम ds बाय dt लिख सकते हैं, इट इज इक्वल टू 5, ये वाला अप्रोच से आ गया। ds बाय dt इज इक्वल टू 5 है और हमको चाहिए था dt बाय ds, तो इसका रेसिप्रोकल, दिस गिव्स dt बाय ds इज इक्वल टू 1/5। तो ये जो था dt बाय ds इसकी जगह लिख दिया 1/5। अब ये 1/5 को ये ब्रैकेट के साथ डिस्ट्रीब्यूट कर दो, तो 5 5 25 हो गए डिनोमिनेटर में। दिस इज dt बार बाय ds। नाउ प्रिंसिपल नॉर्मल n बार इज इक्वल टू नॉर्मल अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड, dt बार बाय ds अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ dt बार बाय ds। रख दो ये नॉर्मल वेक्टर जो फाइंड किया था ऊपर, अपॉन इसका मैग्नीट्यूड। अब इसका मैग्नीट्यूड कैसे, अंडर रूट ऑफ -3/25 cos t का स्क्वायर प्लस -3/25 sin t का स्क्वायर, तो वो आ जाएगा 9/625 cos स्क्वायर t प्लस 9/625 sin स्क्वायर t। 9/625 कॉमन, ब्रैकेट में cos स्क्वायर t प्लस sin स्क्वायर t, वो हो गया 1, तो रह गया अंडर रूट में 9/625 ओनली। यहां पर पूरा लिखकर बताइएगा, अंडर रूट ऑफ 9/625 3/25। अब ऊपर भी देखो 3/25 कॉमन दिखता है, निकाल दो उसको बाहर कॉमन, 3/25 से 3/25 डिवाइड हो गया। तो प्रिंसिपल नॉर्मल n बार का आंसर दिख रहा है माइनस कॉस टी आई प्लस साइन टी जे। तो यूनिट टेंजेंट वेक्टर t बार हो गया, प्रिंसिपल नॉर्मल n बार हो गया। नेक्स्ट इज कर्वेचर। तो कर्वेचर kappa इज इक्वल टू मॉड ऑफ dt बार बाय ds। ये फॉर्मूले याद रखने पड़ेंगे, मॉड ऑफ dt बार बाय ds मैग्नीट्यूड, तो dt बार बाय ds का मैग्नीट्यूड, ये नॉर्मल जो फाइंड किया था तो इसका मैग्नीट्यूड ये यहाँ पर यूज किया है ना हमने डिनोमिनेटर में, ऑलरेडी एक बार लाया हुआ है, 3/25। तो कर्वेचर इज 3/25। और एक बार कर्वेचर मिल गया तो रेडियस ऑफ कर्वेचर आसान है, रेडियस ऑफ कर्वेचर रो इज इक्वल टू 1/kappa विच इज इक्वल टू 25/3। अभी और बचे हैं बाय नॉर्मल,
टॉर्शन और रेडियस ऑफ टॉर्शन, आगे देखते हैं इनको। बायनॉर्मल बी बार इज इक्वल टू टी बार क्रॉस एन बार। बायनॉर्मल, अच्छा ये जो टी बार क्रॉस एन बार, इसका एक बार जरा देखो, हम जरा इसको कैसे ध्यान में रखना। यदि ये सर्कल है, ये एरो बना के, 3 एरो बना के, इसको टी बार कहा, बार है, वेक्टर है, समझना उसको, ये एन बार और ये बी बार, ये बी बार। तो इस साइक्लिक रोटेशन में इनको घुमाते हैं, तो बी बार इज इक्वल टू टी बार क्रॉस एन बार। ठीक है, साइक्लिक रोटेशन में सीधे सीधे चलेंगे और ऊपर उल्टा घुमाएंगे तो नेगेटिव साइन आ जाएगा। मतलब ऐसा, बी बार को एन बार क्रॉस टी बार लिखना होगा तो बी बार विल बी माइनस एन बार क्रॉस टी बार, रिवर्स डायरेक्शन में जाएंगे तो। अभी सीधा सीधा दिख रहा है हमको यहाँ से, बी बार इज इक्वल टू टी बार क्रॉस एन बार। ये वेक्टर से बाबा सब, हाँ वेक्टर से। ओके, तो टी बार और एन बार हमने फाइंड किया है, रखो उसको। टी बार ये रख दिया अपनी जगह पे, टी बार क्रॉस एन बार, टी बार क्रॉस एन बार, राइट। अब क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करना है दो वेक्टर का, तो उसकी मेथड मालूम है, डिटर्मिनेंट फॉर्म में। फर्स्ट रो आई जे के, सेकेंड रो में ये कंपोनेंट, फर्स्ट वेक्टर के कंपोनेंट -3/5 साइन टी, फिर 3/5 कॉस टी, और ये 4/5। और थर्ड रो में इसके कंपोनेंट्स। अब यहाँ तो आई और जे ही दिख रहा है, के नहीं है, इसका मतलब के का कंपोनेंट 0 होगा। रखो, माइनस कॉस टी माइनस साइन टी और के कंपोनेंट 0। और ये डिटरमिनेंट सॉल्व करते आता है, इसको सॉल्व कीजिए, पूरा पूरा प्रॉपर वे से सिंप्लीफाई करो। सिंप्लीफाई करके कुछ रिड्यूस होते दिखता है, जैसे यहाँ दिख रहा है 3/5 कॉमन, साइन स्क्वायर टी प्लस कॉस स्क्वायर टी 1 बन जाएगा। तो दिस इज फाइनल आंसर ऑफ बी बार। बायनॉर्मल भी आ गया। ओके, नाउ नेक्स्ट इज टॉर्शन और रेडियस ऑफ टॉर्शन। ये दो चीज पता करना है, तो टॉर्शन की बात कर लेते हैं। टॉर्शन इन्वॉल्व होता है ये बी बार के डेरिवेटिव में, तो वी नो दैट डी बी बार बाय डी एस इज इक्वल टू माइनस टाउ एन बार। अब ये जो बी बार हमने फाइंड किया, ये तो टी के टर्म में है, ये टी के टर्म में है, और यहाँ डी बी बार बाय डी एस की बात हो रही है, वो तो नहीं कर सकते, तो फिर से यूज चेन रूल टू इंट्रोड्यूस द पैरामीटर टी। तो dB bar by ds can be written as dB bar by dt into dt by ds by chain rule, और माइनस टाउ n बार अपनी जगह पर। अब इसको पुट कर सकते हैं dB bar by dt को, ये पूरा वेक्टर है, dB bar by dt ये पूरा वेक्टर आ गया, और dt by ds अभी इसके पहले यहाँ पर फाइंड किया था 1/5, ये 1/5 इज इक्वल टू माइनस टाउ अपनी जगह पर n बार रख दो, ये था n बार इज माइनस कॉस टी आई माइनस साइन टी जे। अब यहां से माइनस कॉमन लिया जा सकता है, माइनस के साथ ये माइनस प्लस बन गया, तो टॉर्शन टाउ इक्वल टू, इसको डिनोमिनेटर में भेज दो, तो टॉर्शन टाउ इक्वल टू, यहाँ जो भी वेक्टर है इसको सिंप्लीफाई कर लो ब्रैकेट ओपन करके, 4/25 cos टी आई प्लस 4/25 sin टी जे अपॉन cos टी आई प्लस sin टी जे। अब न्यूमरेटर में 4/25 कॉमन दिखता है, ब्रैकेट में रह जाएगा cos टी आई प्लस sin टी जे, डिनोमिनेटर में भी cos टी आई प्लस sin टी जे डिवाइड हो गया, बच गया 4/25 एज द टॉर्शन टाउ। एंड रेडियस ऑफ टॉर्शन इज रेसिप्रोकल, तो सिग्मा इज 1/tau, दैट इज इक्वल टू 25/4। yes, radius of torsion is 1/tau, 25/4. Question number 4, prove that radius of curvature
of the curve with parametric equations x in terms of s, y in terms of s, z in terms of s। यानी आर्क लेंथ के टर्म में हमारे x y z दिए हुए हैं। एकदम फर्स्ट प्रॉब्लम में हमने डिस्कस किया था, यदि x y z s के टर्म में हो तो जो यूनिट टेंजेंट वेक्टर मिलता है वो डी आर बार बाय डी एस डायरेक्ट मिल जाता हमको। देखते हैं यहां पर क्या दिया हुआ है। ये कर्व के लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर मतलब रो इक्वल टू ऐसा कुछ शो करना है। क्या है, पढ़ते हैं इसको जरा। डी टू एक्स बाय डी एस का स्क्वायर प्लस डी टू वाई बाय डी एस स्क्वायर का स्क्वायर प्लस डी टू जेड बाय डी एस स्क्वायर का स्क्वायर रेस टू पावर -1/2। मतलब ये पूरी जो ब्रैकेट है ये अंडर रूट में डिनोमिनेटर में है, यानी 1/√ऑफ दिस एक्सप्रेशन, ऐसा हमको प्रूव करना है। देखिए, गिवन दैट x is equal to x of s, y is equal to y of s, z is equal to z of s is the parametric equation of curve। दिया हुआ है, लेट की क्या बात है, दिया हुआ है, गिवन दैट बोलेंगे इसको। Then position vector for any point on the curve is r bar is equal to xsi plus ysj plus zsk। r in terms of arc length s मिल गया हमको। तो जो हमारा रो है, अब देखो रो फाइंड करना है यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड करना है। अब रेडियस ऑफ कर्वेचर किस पर डिपेंड होता है, वो होता है कर्वेचर पर डिपेंड, यानी कप्पा पे 1/रो इस कप्पा। और कप्पा किस पर डिपेंड करता है, वो करता है मैग्नीट्यूड ऑफ डी टी बार बाय डी एस। इसका मतलब यदि हम पहले डी टी बार बाय डी एस फाइंड कर ले विच इज यूनिट टेंजेंट वेक्टर, तो उसका मैग्नीट्यूड फाइंड किया जा सकेगा, यानी कप्पा मिल जाएगा और उसका रेसिप्रोकल लेने से रो मिल जाएगा। तो ये पॉइंट्स को कनेक्ट करने के बाद अब हमारा काम होगा पहले डी टी बार बाय डी एस फाइंड करना। डी टी बार बाय डी एस फाइंड करने के लिए पहले हमारे पास टी बार होना चाहिए, उसका फिर बाद में हम डेरिवेटिव ले पाएंगे। तो पहले टी बार की बात करते हैं। तो टी बार यूनिट टेंजेंट वेक्टर इज डी आर बार बाय डी एस। अब यहाँ डायरेक्ट डेरिवेटिव करने से काम हो जाएगा। यहाँ डी आर बार बाय डी टी अपॉन मैग्नीट्यूड डी आर बार बाय डी टी की जरूरत नहीं पड़ रही। तो दिस इज डी डी एस ऑफ वेक्टर आर, रख दिए। अब कंपोनेंट के डेरिवेटिव ले लो, तो ये बन गया डी एक्स बाय डी एस आई बार प्लस डी वाई बाय डी एस जे बार प्लस डी जेड बाय डी एस के बार। ये कंपोनेंट के डेरिवेटिव ले लो, डी डी एस ऑफ एक्स, डी डी एस ऑफ वाई, डी डी एस ऑफ जेड। ये हो गया टी बार। अब देखो ये जो टी बार दिख रहा है ये फंक्शन ऑफ एस है, तो इसको डायरेक्ट एस से डिफरेंशिएट किया जा सकता है। तो दिस इंप्लाई डी टी बार बाय डी एस इक्वल टू, मतलब इसका डेरिवेटिव लेना है विथ रिस्पेक्ट टू एस, मतलब डेरिवेटिव ऑफ कंपोनेंट्स आएंगे। ऑलरेडी एक एक डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एस लिए हुए हैं यहाँ, तो जब दूसरी बार डेरिवेटिव लेंगे तो वो हमको सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव प्रोवाइड करेगा। तो इट बिकम्स डी टू एक्स बाय डी एस स्क्वायर आई बार प्लस डी टू वाई बाय डी एस स्क्वायर जे बार प्लस डी टू जेड बाय डी एस स्क्वायर के बार। इसका डेरिवेटिव होगा, ये वेक्टर का डेरिवेटिव। डी टी बार बाय डी एस आने से कर्वेचर मिलाना आसान हो गया। कर्वेचर का पाई इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ डी टी बार बाय डी एस। तो कंपोनेंट के स्क्वायर्स का सम अंडर रूट में ले लेते हैं। कर्वेचर इज कंपोनेंट के स्क्वायर्स का सम। किसके कंपोनेंट्स, डी टी बार बाय डी एस के कंपोनेंट्स। तो ये डी टू एक्स बाय डी एस स्क्वायर का स्क्वायर प्लस डी टू वाई बाय डी एस स्क्वायर का स्क्वायर प्लस डी टू जेड बाय डी एस स्क्वायर का स्क्वायर। ये अंडर रूट को ब्रैकेट के ऊपर हाफ बोलकर लिख दिया, हाफ, ठीक है। नाउ रेडियस ऑफ कर्वेचर रो इज इक्वल टू 1 बाय कैपा, तो इसको डिनोमिनेटर में ले जाएंगे और डिनोमिनेटर की चीज को न्यूमरेटर में लिखना हो तो विथ पावर नेगेटिव, दिस कंप्लीट ब्रैकेट विथ पावर -1/2 एज डिजायर्ड। रेडियस ऑफ कर्वेचर जैसा चाहिए था वैसा मिल गया। नेक्स्ट एग्जांपल, show that dr bar by ds into d2r bar by ds square क्रॉस, ये डॉट प्रोडक्ट है, इनटू मतलब डॉट प्रोडक्ट है। हम वेक्टर्स में काम कर रहे हैं ना, हम इनटू बोलना ठीक नहीं होगा,
डॉट प्रोडक्ट, और दिस इज क्रॉस प्रोडक्ट d3r bar by ds cube इक्वल टू टाउ बाय रो स्क्वायर। तो आर बार का डेरिवेटिव एस से लिया हुआ है, आर बार का सेकंड डेरिवेटिव है और आर बार का थर्ड डेरिवेटिव है। इसका मतलब आर बार पोजीशन वेक्टर होगा, उसका पहली बार एस से डिफरेंशिएट किया, उसका जो रिजल्ट आया उसको फिर से एस से डिफरेंशिएट किया तो डी टू बाय डी एस स्क्वायर मिल जाएगा आर बार का, और इसको फिर से एस से डिफरेंशिएट किया तो थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव मिल जाएगा। तो ले लेते हैं। अब हमारी चॉइस है एस से डिफरेंशिएट करना है, तो क्योंकि चॉइस अपने पास में है तो वी कंसीडर पैरामीट्रिक इक्वेशंस इन टर्म्स ऑफ आर्क लेंथ। अब यहाँ लेट का वर्ड बराबर है लेना, let x is equal to xs, y is equal to y of s, z is equal to z of s be the parametric equation of curve. Then position vector for any point on the curve is r bar is equal to x s I bar plus y s j bar plus z of s k bar। अब देखो ये जो रिजल्ट शो करना है ना, ये रिजल्ट में रो इन्वॉल्व है और टाउ भी इन्वॉल्व है। तो हम रो के लिए तो काम पहले कर सकते हैं। रो कैसे आएगा? रो आएगा मतलब 1 बाय कैपा, कैपा मतलब टी बार का मैग्नीट्यूड, डी टी बार बाय डी एस का मैग्नीट्यूड। तो पहले यूनिट टेंजेंट वेक्टर फाइंड कर लो। यूनिट टेंजेंट वेक्टर टी बार इज इक्वल टू डी आर बार बाय डी एस, डी आर बार बाय डी एस। अब हमने जनरल फंक्शन सपोज किया ना, हमारे पास ऐसा कोई पर्टिकुलर आर बार है नहीं कि जिसको हम एक्चुअल डिफरेंशिएट करके बता सके, तो रहने दो इसको ऐसे ही, डी आर बार बाय डी एस इज इक्वल टू यूनिट टेंजेंट वेक्टर टी। अब इसकी हेल्प से यदि इसी के आगे देखना भी ध्यान देना, हम बोर्ड पर काम कर रहे हैं, इसके आगे का थोड़ा सा टी बार इज डी आर बार बाय डी एस। अब हमको जो प्रॉब्लम सॉल्व करना है उसमें सेकंड डेरिवेटिव भी है, थर्ड डेरिवेटिव भी है, तो इसको हम डिफरेंशिएट कर लेते हैं एस से। तो ये डी टी बार बाय डी एस है ना, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एस गिव्स डी टू आर बार बाय डी एस स्क्वायर, ये मिल गया। और फिर से इसको डिफरेंशिएट कर लेते विद रिस्पेक्ट टू एस, तो ये दे देंगे हमको डी टू बाय डी एस स्क्वायर ऑफ टी बार। ओके, अच्छा डी टी बार बाय डी एस तो है ना हमारे पास में, इसका कुछ रिजल्ट है, डी टी बार बाय डी एस का कुछ रिजल्ट है कापा एन बार। तो इसको पहले हम कापा एन बार लिखते हैं, दिस इज डी टू आर बार बाय डी एस स्क्वायर। अब थर्ड डेरिवेटिव मिलाना है तो इसको डिफरेंशिएट कर लेते विद रिस्पेक्ट टू एस। तो कापा तो कांस्टेंट है, रख दो कापा को, और डी एन बार बाय डी एस इज इक्वल टू डी थ्री आर बार बाय डी एस क्यूब। अब हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव है आर बार का विथ रिस्पेक्ट टू एस, सेकंड डेरिवेटिव है, ये फॉर्म यूज करेंगे हम, ये सेकंड डेरिवेटिव है कापा इनटू एन बार, और थर्ड डेरिवेटिव है कापा इनटू डी एन बार बाय डी एस। डी एन बार बाय डी एस का भी फॉर्मूला है फेरेनहाइट सीरेट फॉर्मूले से, सही। लेफ्ट हैंड साइड वैल्यू पुट करते हैं, तो डी आर बार बाय डी एस ये इट इज इक्वल टू टी, टी बार डॉट अपनी जगह पे, डी टू आर बार बाय डी एस स्क्वायर, डी टू आर बार बाय डी एस स्क्वायर इज कापा एन बार। और यहाँ पर पहले एक बार डेरिवेटिव लिख के बता दिया, डी टी बार बाय डी एस क्रॉस डी डी एस ऑफ डी टी बार बाय डी एस ऐसा, और फिर आगे इसकी वैल्यू पुट किया है, ये इसकी वैल्यू हो गई है कापा एन बार, और डी डी एस यहाँ हमने एक साथ आपको सॉल्व करके बता दिया, लिखते समय आपको ये आपकी आंसर सॉल्यूशन में प्रॉपर्ली लिखना होगा, डी डी एस ऑफ डी टी बार बाय डी एस इज कापा एन बार, कापा कांस्टेंट है तो कापा बाहर, डी डी एस ऑफ एन बार, ये आ गया, ये हो गया। नाउ टी बार बाहर एज इट इज जैसा है, डॉट अपनी जगह पर, कापा एन बार अपनी जगह पर, ये क्रॉस प्रोडक्ट कापा अपनी जगह पर, और डी एन बार बाय डी एस इज इक्वल टू टाउ बी बार माइनस कापा टी बार। अब यहाँ क्रॉस प्रोडक्ट लेना है तो ले लो, कापा एन बार क्रॉस कापा टाउ बी बार, तो ये बन गया कापा स्क्वायर टाउ एन बार क्रॉस बी बार। फर्स्ट टर्म को
फर्स्ट टर्म के साथ ओपन करने पर, और सेकेंड टर्म के साथ ओपन करने पर ये kappa और kappa का स्क्वायर, यहाँ एक टर्म kappa का क्यूब आएगा ना, ये kappa n बार, ये kappa कॉमन है और ये एक और kappa है, तो माइनस kappa क्यूब n बार क्रॉस t बार, ये यहाँ पर एक करेक्शन होगा, kappa क्यूब n बार क्रॉस t बार, n बार क्रॉस t बार। ओके, ठीक है। यहां पर देखो ये n बार के साथ kappa है, इसका क्रॉस प्रोडक्ट लेना है ये टर्म के साथ में, तो ये पूरे ब्रैकेट को kappa कॉमन है, तो kappa टाउ था और kappa स्क्वायर ऑलरेडी है, उसके साथ kappa आएगा तो kappa क्यूब ब्रैकेट में n बार क्रॉस t बार, which is equal to ये टाउ अपनी जगह है, ये रखा है, डॉट अपनी जगह। नाउ फिर से n क्रॉस b, अब यदि मान लो अपने सर्कल बनाया और उस पर उनको प्लेस किया t n b को, तो n b सेम डायरेक्शन में चल रहे तो रिजल्ट आ जाएगा t बार, और n t अब ये रिवर्स डायरेक्शन में चला ना, बना देते हैं यहाँ पर ये t n और ये b, ठीक है। तो पहला है n क्रॉस b इज t, ये लिखा t। अब ये n क्रॉस t यानी ऐसा जाना है, n क्रॉस रिवर्स हो गया, तो इट इज माइनस b बार, ऑलरेडी एक माइनस बाहर है तो ये बन गया प्लस b बार। ओके, प्लस ये kappa क्यूब चाहिए, ये kappa क्यूब है। अब ये t के साथ ब्रैकेट ओपन करो, डॉट प्रोडक्ट ले लेते हैं, तो k स्क्वायर टाउ इंटू t डॉट t, ये टर्म आ गई t डॉट t, प्लस ये kappa क्यूब है, यहाँ पर क्यूब चाहिए था, ये kappa क्यूब है t डॉट b, अब t डॉट t तो हो गया 1, यूनिट नॉर्मल यूनिट टेंजेंट वेक्टर ना, तो वेक्टर का वेक्टर के साथ जब डॉट प्रोडक्ट लेंगे और यूनिट है तो मैग्नीट्यूड t इंटू कॉस ऑफ 0, तो ये बन गया 1, और t डॉट b बार दोनों परपेंडिकुलर है तो इसका रिजल्ट हो गया 0, इसलिए यहाँ पर जो kappa क्यूब चाहिए था वो असर होते दिख नहीं रहा है क्योंकि वो 0 बन गई टर्म, ये 0 बन गई ना, तो 0 इंटू kappa क्यूब है, तो ये टर्म वैनिश हो गई, बचा क्या kappa स्क्वायर टाउ, तो टाउ को तो रहने दो, और kappa मतलब 1 बाय रो, मतलब वो हो गया 1 बाय रो का स्क्वायर, टाउ बाय रो स्क्वायर इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, यहां से आप ऐसा लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू लिखकर ऐसा शुरू करना, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू, और ये सब सिंप्लीफाई करते करते आए यहां पहुंच गए, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, hence proved. Number 6, show that if curve is a straight line then curvature is 0। लास्ट क्लास में जब हम डेफिनेशन पढ़ रहे थे तब इसका ज्योमेट्रिकली कुछ एक्सप्लेनेशन देके बताया था कैसे स्ट्रेट लाइन का कर्वेचर हमको 0 दिखता है ना, स्ट्रेट लाइन पर रेडियस ऑफ सर्कल मतलब सर्कल इनफाइनाइट मिलते हैं, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर इनफाइनाइट हुआ तो उसका रेसिप्रोकल बोलकर कर्वेचर 0 हो गया। अब यहाँ पर सॉल्यूशन लिखते समय लेट द कर्व बी अ स्ट्रेट लाइन, देयरफॉर स्ट्रेट लाइन के लिए टेंजेंट वेक्टर t बार इज 0, जीरो वेक्टर होना, टेंजेंट वेक्टर t बार इज इक्वल टू 0 बार, ये बहुत छोटी छोटी सी बातें होती हैं, 0 बार क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी बोल रहे हैं, 0 वेक्टर, तो जब इसका डेरिवेटिव लेंगे dt बार बाय ds तो इट विल बी 0 वेक्टर,
it will be zero vector. And dt bar by ds is kappa n bar. Kappa n bar is zero vector. यहाँ पर आपको प्रोडक्ट दिख रहा है एक स्केलर और एक वेक्टर का. kappa स्केलर है और n बार वेक्टर है, और राइट हैंड साइड में जीरो वेक्टर दिख रहा है. तो इसका मतलब ये दोनों में से कोई तो भी एक जीरो होगा, तभी इसका रिजल्ट जीरो वेक्टर मिल रहा है. तो अब n बार यानी जो प्रिंसिपल नॉर्मल है वो तो ट्राइड के साथ है ना, यूनिट टेंजेंट वेक्टर नॉर्मल, यूनिट टेंजेंट वेक्टर प्रिंसिपल नॉर्मल बाय नॉर्मल, तो वो तो हो गए सिस्टम में. तो ये n बार को जीरो नहीं लिया जा सकता, देयरफॉर kappa मस्ट बी जीरो, kappa इक्वल टू जीरो. रीजन, सिंस प्रिंसिपल नॉर्मल n बार इज नॉट इक्वल टू जीरो वेक्टर. जीरो वेक्टर, जहां वेक्टर की बात आ रही है उसको वेक्टर से रिप्रेजेंट करना. ओके, ये जीरो वेक्टर नहीं है, तो kappa मस्ट बी जीरो. Thus, if curve is a straight line, then curvature is zero. Next problem देखते हैं. Show that for a plane curve, torsion tau equal to zero. Straight line के लिए curvature zero था, plane curve के लिए torsion tau equal to zero. So let R be a function of arc length S, be a curve lying in plane alpha. Plane को नाम दे दिया alpha, बार बार वो plane यूज करना होगा आगे, उसको एक नाम दे दिया alpha. PR bar, PR is any point on the curve, and R dash and R double dash are the derivatives which are in plane alpha. अब ये जो डैश लिखे ना, तो डैश रिप्रेजेंट्स डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू s हियर, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में r बार इज फंक्शन ऑफ s लिया हुआ है. तो रेफरेंस के हिसाब से सिंबल के मीनिंग डिसाइड होंगे. r डैश इज इक्वल टू डी आर बार बाय डी एस, एंड डी आर बार बाय डी एस होता है टी बार. अब इसको फिर से डिफरेंशिएट कर ले विथ रिस्पेक्ट टू s से, तो r डबल डैश इसका डेरिवेटिव s से लेने पर डी टू आर बार बाय डी एस स्क्वायर इज इक्वल टू इसका डेरिवेटिव s से लेने पर डी टी बार बाय डी एस, और वो होता है k kappa n बार. इट लाइज इन प्लेन अल्फा. कौन? r डबल डैश इक्वल टू kappa n बार और r डैश t बार, ये एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं, यानी t बार और यहां से n बार ये एक प्लेन में लाए होते दिख रहे हैं. तो जब ये दोनों एक प्लेन में लाए हैं, इसका मतलब ये प्लेन ऑस्कुलेटिंग प्लेन की बात हो रही होगी, तो इसको परपेंडिकुलर रहता है b बार वेक्टर. b बार इज परपेंडिकुलर टू प्लेन अल्फा. हमको रिजल्ट ले जाना है टॉर्शन की टर्म में, और टॉर्शन आता है n बार के डेरिवेटिव में टाउ. b बार के डेरिवेटिव में भी मिल जाता है, तो b बार इज परपेंडिकुलर टू प्लेन अल्फा. तो b बार कैन बी रिटन एज t बार क्रॉस n बार. ये यहां से आ गया, b बार इज इक्वल टू t बार क्रॉस n बार, एंड दिस इज अ कांस्टेंट वेक्टर. अब देखो इसको जरा समझ लेते हैं. b बार इज परपेंडिकुलर टू प्लेन अल्फा, इसका मतलब इसका डायरेक्शन फिक्स हो गया. b बार का डायरेक्शन फिक्स होने की वजह से ये जो b बार हो गया ये कांस्टेंट वेक्टर कह दिया. तो जब इसका डेरिवेटिव लेंगे विथ रिस्पेक्ट टू s, तो इट विल बी जीरो वेक्टर. b बार डैश which is equal to db bar by ds equal to zero bar. ये जीरो बार. db bar by ds is minus tau n bar equal to जीरो बार. अब एक स्केलर है, इन नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर देने में कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं. टाउ n बार इक्वल टू जीरो बार. फिर से वही बात आ रही है, एक स्केलर और एक वेक्टर है, दोनों का प्रोडक्ट जीरो बार है, इसका मतलब दोनों में से कोई तो भी एक जीरो होगा. नॉर्मल, ये प्रिंसिपल नॉर्मल ये जीरो होगा नहीं, देयरफॉर टाउ मस्ट बी जीरो.
और टाउ स्केलर है तो इट इज जीरो स्केलर, टाउ मस्ट बी जीरो। यही तो प्रूव करना था। देखो एक्सरसाइज के प्रॉब्लम्स कैसे हैं। ये हम पढ़ चुके हैं, वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर ये पढ़ चुके हैं, डेल, फिर ग्रेडियंट, उस पर बेस्ड एग्जांपल्स, गिवन फंक्शन, स्केलर फंक्शन दिया है, डेल फाई फाइंड करना है किसी पॉइंट पर, ग्रेड फाई फाइंड करना है यदि फंक्शन दिया है ऐसा कुछ, लॉग आर, 1/r, आर पावर एन। इसको शॉर्ट मेथड से देखा था। फिर डायरेक्शनल डेरिवेटिव से रिलेटेड प्रॉब्लम्स डिस्कस किए थे इन द गिवन डायरेक्शन। हाँ, वो डॉट प्रोडक्ट लेते समय आई जे के नहीं यूज होते हैं, केवल नंबर्स आते हैं। हाँ, डॉट प्रोडक्ट लेते समय आई डॉट आई ये हो जाता 1, जे डॉट जे 1, के डॉट के 1 हो जाता है। तो डॉट प्रोडक्ट इज ए स्केलर क्वांटिटी, तो रिजल्ट स्केलर में आता है। डायरेक्शनल डेरिवेटिव से रिलेटेड प्रॉब्लम है, फाइंड यूनिट नॉर्मल वेक्टर, यूनिट नॉर्मल वेक्टर। तो ग्रेडियंट फाई अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड गिव्स यूनिट नॉर्मल वेक्टर। फाइंड एंगल बिटवीन सरफेसेस एट द गिवन पॉइंट। एंगल बिटवीन सरफेसेस मतलब एंगल बिटवीन देयर टेंजेंट या फिर एंगल बिटवीन देयर नॉर्मल्स का हो। तो इन दोनों के लिए नॉर्मल्स फाइंड कर लेते हैं। एक को सरफेस फाई दिया, एक को सरफेस साई दिया, तो डेल फाई डेल साई और दोनों के बीच का एंगल। डॉट प्रोडक्ट डेल फाई डॉट डेल साई इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ डेल फाई मैग्नीट्यूड ऑफ डेल साई इनटू cos थीटा। cos थीटा मिल जाएगा। फिर डायरेक्शनल डेरिवेटिव ये तो किया था, क्लास में सॉल्व किया था ये प्रॉब्लम। इन द डायरेक्शन ऑफ लाइन पी क्यू वेयर क्यू इज द पॉइंट। हम एक एक बार प्रॉब्लम देख लेते हैं, मतलब इस तरह के प्रॉब्लम कैसे सॉल्व किए जाएं। ये हो जाएगा। फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ फाई which is equal to xyz in the direction normal to the surface. Find the rate of change of phi in the direction normal to the surface at the point this. अभी जरा घुमा फिरा के दिया है ये वर्ड, यानी डायरेक्शनल डेरिवेटिव की जो बात होती थी ना, वो डायरेक्शनल डेरिवेटिव के लिए बोल रहा है। फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन फाई इन द डायरेक्शन नॉर्मल टू द सरफेस। तो इसका मतलब इसको भी कुछ नाम दे दो सरफेस का। इसको यदि साई बोल दिया तो इस सरफेस के लिए नॉर्मल फाइंड करना होगा विच विल बी डेल साई, और उसके डायरेक्शन में रेट ऑफ चेंज ऑफ फाई फाइंड करना है। तो इसका मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ फाई, तो पहले इसका ग्रेडियंट फाइंड कर लो, डेल फाई वो आ जाएगा। ओके, और पॉइंट पॉइंट पर 1 1 1 ये जो भी आया एक्स वाई जेड में 1 1 पुट करने पर ये आ गया डेल फाई। ओहो, ये आ गया डेल फाई। फिर इसको नाम दिया, सरफेस को नाम दिया साई, उससे डेल साई फाइंड करके उसमें पॉइंट 1 1 1 पुट करेंगे तो ये आ गया डेल साई। नाउ रेट ऑफ चेंज ऑफ फाई in the direction normal to the surface psi at point 1 1 1 is del phi dot unit vector along the normal, यानी यूनिट नॉर्मल वेक्टर बोलो ना, डेल साई हैट है, ये कैप है, डेल साई अपॉन मैग्नीट्यूड डेल साई इवैल्यूएट करके फाइनल आंसर। ये फिर अनदर लैंग्वेज में लिखे गए हैं प्रॉब्लम। आर वेक्टर दिया हुआ हो तो ग्रेड आर यानी डेल आर फाइंड करना है। इट इज इक्वल टू आर बार अपॉन आर, ग्रेड 1/r
in a del 1 by r is equal to minus r bar upon r square. ये वेक्टर if a is constant vector then del of r dot a equal to a bar, it can be done. ये सब ये हो जाते हैं, सब किए जा सकते हैं. दिस इज एक्सरसाइज फॉर gradient. Exercise for gradient. Next is divergence of vector function, that is del dot v. ये पढ़ा, यदि मान लो किसी वेक्टर का डाइवर्जेंस 0 हो तो वो सोलेनोइडल वेक्टर कहलाता है. सोलेनोइडल वेक्टर इफ डाइवर्जेंस इज 0. फिर कर्ल पढ़ा था, डेल क्रॉस वी डिटर्मिनेंट फॉर्म में इसका इवैल्यूएशन मिल जाता है. किसी वेक्टर का कर्ल यदि 0 हो तो वो इर्रोटेशनल वेक्टर कहलाता है. ये इर्रोटेशनल वेक्टर. फिर एक ये रिजल्ट है, हाँ इससे रिलेटेड हम प्रॉब्लम एक दो कुछ नए प्रॉब्लम आएंगे वो डिस्कस कर लेंगे अभी. इफ अ वेक्टर फील्ड वी बार इज इर्रोटेशनल, if a vector field v bar is irrotational, then v bar can be expressed in the form of gradient phi. मतलब डेल क्रॉस v bar इक्वल टू 0 हो रहा है तो v bar can be expressed as v bar is equal to grad phi, where phi is a scalar function and said to be scalar potential और वेलोसिटी पोटेंशियल. तो इसको एज अ रिजल्ट मानकर ध्यान रखेंगे. एंड अ वेक्टर v bar is said to be conservative if it is irrotational. तो अभी सारी चीजें एक दूसरे से रिलेटेड हो गई. irrotational, कंजर्वेटिव, कर्ल v is 0, v is equal to del phi. ठीक है, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं ऑल दिस स्टेटमेंट्स आर इक्विवेलेंट. एक है तो दूसरे पर जाया जा सकता है, दूसरे से पहले पर, पहले से दूसरे पर, तीसरे पर, सब इक्विवेलेंट स्टेटमेंट मानकर हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे. इसको एज अ रिजल्ट ही ध्यान में रखेंगे हम. एग्जांपल्स, प्रॉब्लम्स. कर्ल बी, डाइवर्जेंस भी फाइंड करना है किसी वेक्टर का, तो ओके दिस कैन बी डन. कुछ नए प्रॉब्लम आएंगे वो हम देखेंगे जरा. डाइवर्जेंस यानी डेल डॉट वी फाइंड करना है, कर्ल डेल क्रॉस वी फाइंड करना है, कैलकुलेशन पार्ट है सर. फिर जो पॉइंट दिया है वो लास्ट में पॉइंट पुट करना है. प्रूव दैट, ये सब थ्योरेटिकल रिजल्ट्स. आराम से बिल्कुल. वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का डाइवर्जेंस इज डाइवर्जेंस ए प्लस डाइवर्जेंस बी. डाइवर्जेंस ऑफ phi a bar is equal to grad phi dot a bar plus phi into डाइवर्जेंस a bar. ये किए जा सकते हैं. जो थोड़ा स्टार्टिंग से बराबर पढ़ रहे होंगे, जिनका प्रैक्टिस होगा, सेल्फ स्टडी की हैबिट होगी, तो ये सब चीज़ें ऑलरेडी अवेलेबल रहेगी आपके पास में. बुक आ जाएंगी तो सब है उसमें सॉल्व एग्जाम्पल से सब, तो इनकी हेल्प से ये सब किए जा सकते हैं. जहाँ कुछ चीज़ें एक्सप्लेन करने की होगी, कुछ न्यू टाइप के प्रॉब्लम्स, कंसेप्ट्स उसके पीछे के कुछ, वो देखते हैं. फाइंड द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट a सो दैट वेक्टर इज सोलेनोइडल. अब वेक्टर सोलेनोइडल दिया है, इसका मतलब उसने हमको बोला है डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर v इज इक्वल टू 0. आप डाइवर्जेंस v इक्वल टू 0 लेकर कंटिन्यू कीजिए, डाइवर्जेंस फाइंड कीजिए. जब वो सब सिंप्लीफाई हो जाएगा तो एक सिंपल सी इक्वेशन मिलते दिखेंगी, वहां से आपको कांस्टेंट की वैल्यू मिल जाएंगी. प्रूव दैट वेक्टर इज सोलेनोइडल. तो वेक्टर सोलेनोइडल बताना है, इसका मतलब अब इसका डाइवर्जेंस इवैल्यूएट करना है. वो डाइवर्जेंस यदि 0 आएगा तो वी कंक्लूड दैट गिवन वेक्टर इज सोलेनोइडल. आ रहा है डाइवर्जेंस 0, वेक्टर इज सोलेनोइडल. शो दैट वेक्टर इज इर्रोटेशनल, फाइंड इट्स कर्ल, इवैल्यूएट
और वो सब इवेल्युएट करने के बाद में जीरो आता है। फिर से ध्यान देना, ये कर्ल वेक्टर क्वांटिटी है, तो जीरो बार लिखना चाहिए यहाँ पर। ये छोटे छोटे से जो पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट्स जीरो बार, कर्ल v is zero bar, therefore given vector is irrotational। ठीक है, फिर फाइंड द कांस्टेंट एबीसी सो दैट वेक्टर इज इरोटेशनल। अब वेक्टर इरोटेशनल दिया मतलब कर्ल v इज कर्ल ऑफ f बार जीरो दिया है, जीरो वेक्टर, और कर्ल फाइंड कीजिए। अब यहाँ एक वेक्टर दिखता है लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में भी जीरो वेक्टर है ये। हाँ, जीरो वेक्टर होगा ये। तो जीरो वेक्टर कैन बी रिटन एज जीरो आई प्लस जीरो जे प्लस जीरो के, और फिर आई जे के कंपोनेंट इक्वेट करके आपको एबीसी की रिक्वायर्ड वैल्यूज मिल जाएंगी। प्रूव दैट आर पावर एन आर बार इज इरोटेशनल। हाँ, वो जो फर्स्ट वीडियो था अपना, वो फर्स्ट वीडियो साइलेंट हो गया था, तो उसमें इस टाइप के कुछ कुछ प्रॉब्लम हमने कवर किए थे, तो काफी अच्छा उसको व्यूज मिला है। मतलब आप लोगों ने साइलेंट वीडियो का भी बेनिफिट ले लिया, दैट्स ग्रेट, है ना। अभी यहाँ पर इसलिए इसको कमेंट्री दे दे रहे हैं, ये जो प्रॉब्लम्स आए हैं इसको कमेंट्री दे दे रहे हैं, तो वहाँ जो चीज छूट गई थी वो एक कमेंट्री से शायद कुछ हद तक सुधर जाए। हाँ, वैसे तो आप लोगों को समझ आ गया जब आपने उसको अच्छे से देखा और उस पर बेस्ड यदि प्रैक्टिस कर ली होगी, तो ये जो आगे का हम पार्ट डिस्कस कर रहे हैं ये आप अवॉइड कर सकते हैं। आगे शायद कुछ नए प्रॉब्लम आएंगे, वो देखना होगा। वो जो स्केलर पोटेंशियल की बात कर रहे थे ना, वो प्रॉब्लम जरा देखेंगे। हाँ, क्या बोलना था, वेक्टर इज इरोटेशनल, इसका कर्ल फाइंड करना है। अब पहले जरा ध्यान दो, आर पावर एन इंटू आर बार है। अब ये आर पावर एन मतलब स्केलर का पावर एन है, ये स्केलर फंक्शन हो गया आर बार एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। ये ब्रैकेट में ओपन करने पर आर पावर एन एक्स ये कंपोनेंट बन गया वी बार का, आर पावर एन ये वाई कंपोनेंट बन गया, आर पावर एन जेड ये के कंपोनेंट बन गया। बाय एक्सिस पर बोलो, जे कंपोनेंट बोलो, डिटर्मिनेंट में रख के इसको सिंप्लीफाई। ये सब जरा बड़े बड़े एक्सप्रेशंस होते हैं, ये सब सिंप्लीफाई करेंगे आपको दिखेगा वो जीरो आते हुए। देखो, जीरो आई प्लस जीरो जे प्लस जीरो के, तो इट इज जीरो वेक्टर, जीरो वेक्टर, कर्ल जीरो आ गया तो वेक्टर इज इरोटेशनल। फिर और कुछ था आगे इसमें, फाइंड एन व्हेन इट इज सोलेनोइडल। अरे यही तो प्रॉब्लम अपन ने क्लास में सॉल्व किया था, फाइंड एन व्हेन इट इज सोलेनोइडल। तो डाइवर्जेंस इज जीरो दिया है, डाइवर्जेंस करेंगे और फिर एन की वैल्यू आ गई थी -3। शो दैट ई बार इज इक्वल टू आर बार अपॉन आर स्क्वायर इज इरोटेशनल। अब ये जो डिनोमिनेटर का आर पावर 2 है, इसको न्यूमरेटर में ले जाके आर पावर -2, तो जैसा ऊपर प्रॉब्लम सॉल्व किया उसी पैटर्न में ये भी हो जाएगा। ये स्टैंडर्ड रिजल्ट्स दो, डेल क्रॉस डेल फाई। अब देखो, क्रॉस मतलब कर्ल और डेल फाई मतलब ग्रेड। इसको वर्ड्स में यदि लिखना होगा तो ये लिखा जाएगा, हम यहाँ वर्ड्स में लिख देते हैं इसको, कई बार वर्ड्स में भी पूछा जाता है। फिर वो ये जो फर्स्ट रिजल्ट है, फर्स्ट रिजल्ट इज कर्ल कर्ल ऑफ ग्रेड फाई इक्वल टू 0, यानी फर्स्ट रिजल्ट है। ठीक है, क्रॉस और फिर बाद में डेल फाई, ये ग्रेड हो गया। दूसरे में देखो, ब्रैकेट में डेल क्रॉस ए है मतलब ये कर्ल हो गया, और इसका डॉट लेना है डेल के साथ में, तो पहले डॉट रीड करेंगे, डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल, सेकंड रिजल्ट लिख रहे हैं, डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल ए इक्वल टू 0। ये वाला जीरो वेक्टर है, ये जीरो वेक्टर है, और ये जीरो डाइवर्जेंस स्केलर क्वांटिटी, ये जीरो स्केलर होगा। अगेन theoretical part, this can be done.
चले आगे। ये सब किया जा सकता है। प्रूव दैट, हाँ अब ये जरा नया ऑपरेटर आया डेल स्क्वायर। अभी तक हम डेल की बात कर रहे थे केवल, इसको थोड़ा सा समय देना होगा। देखिए डेल स्क्वायर, तो डेल के साथ डेल ऑपरेट हो रहा है, मतलब हम कह सकते हैं डेल डॉट डेल इज डेल स्क्वायर। और जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे तो वहां इसको लैप्लेशियन ऑपरेटर कहा जाता है। लैप्लेशियन ऑपरेटर डेल टू बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू बाय डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल टू बाय डेल जेड स्क्वायर। ठीक है, अभी आप इसको डेल डॉट डेल समझ कर ही ट्रीट कीजिए। प्रूव दैट डेल टू ऑफ 1/r, 1/r कहा है। अब कुछ प्रॉब्लम में देखो, आपने ऊपर देखा होगा आर बार इंटू आर स्क्वायर ऐसा आया, आर बार अपॉन आर स्क्वायर ऐसा भी आया, यहाँ 1/r है। तो बार रहना और नहीं रहना पूरा चेंज कर देता है, मीनिंग चेंज कर देता है। बार है इसका मतलब वो पोजीशन वेक्टर की बात कर रहा है, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। और बार नहीं है इसका मतलब वो मैग्नीट्यूड की बात कर रहा है, मैग्नीट्यूड ऑफ आर बार। तो आर बार तो नोन है, स्टैंडर्ड पोजीशन वेक्टर एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, तो उसका मैग्नीट्यूड आर इज अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो डेल स्क्वायर ऑपरेटिंग ऑन 1/r इज डेल डॉट डेल ऑपरेटिंग ऑन 1/r। तो पहले डेल को अपनी जगह रख दो, आई डेल डेल एक्स प्लस जे डेल डेल वाई प्लस के डेल डेल जेड डॉट, फिर ये दूसरा डेल रखो सेम ऑपरेटिंग ऑन 1/r। अब ये जो दो वेक्टर दिख रहे हैं, ये दो वेक्टर को डॉट प्रोडक्ट से यदि कंबाइन करें तो डेल डेल एक्स ऑफ डेल एक्स दैट बिकम्स डेल टू बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल डेल वाई डेल टू बाय डेल वाई स्क्वायर। मल्टीप्लाई नहीं हो रहे, वो ऑपरेटर है, एक दूसरे पर ऑपरेट कर रहे हैं, तो सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव बन जा रहा है। डेल डेल जेड डेल डेल जेड, डेल डेल जेड ऑपरेटिंग ऑन डेल डेल जेड, इट इज डेल टू बाय डेल जेड स्क्वायर। और ये पूरा एक्सप्रेशन ऑपरेटिंग ऑन 1/r कर दो, सबके साथ ऑपरेट करा दो उसको 1/r 1/r 1/r। अब देखो ये r अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, यानी सिमेट्री फंक्शन है एक्स वाई जेड में। तो एक क्वांटिटी इवेल्युएट करते हैं और उसको देखकर बाकी की दो क्वांटिटी लिख लेंगे। तो डेल टू बाय डेल एक्स स्क्वायर ऑफ 1/r मीन्स डेल एक्स ऑफ डेल एक्स ऑफ 1/r। r ये फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड है, तो x से डिफरेंशिएट किया जा सकता है, तो लेकिन यहाँ तो 1/r है, तो चेन रूल लगेगा। 1/r का डेरिवेटिव पहले माइनस 1/r स्क्वायर इंटू डेल आर बाय डेल एक्स, माइनस 1/r स्क्वायर डेल आर बाय डेल एक्स इज एक्स बाय आर, ये स्टैंडर्ड रिजल्ट बन गया है। तो इट इज डेल एक्स ऑफ माइनस एक्स अपॉन आर क्यूब, माइनस को बाहर रख के क्वोशंट रूल लगा दो। सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ x with respect to x1 माइनस फर्स्ट इज x, डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड r क्यूब का डेरिवेटिव चाहिए x से, तो 3r स्क्वायर इंटू डेल आर बाय डेल एक्स अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर r क्यूब का स्क्वायर दिस r पावर 6, r क्यूब अपनी जगह माइनस x 3r स्क्वायर, डेल आर बाय डेल एक्स इज x बाय r, तो ये r से एक r कैंसिल हो गया, ऊपर बचा r और ये x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर बन गया। और सेपरेट कर दो टर्म्स, r क्यूब अपॉन r पावर 6, ये आ गया माइनस 1 अपॉन r क्यूब और माइनस ऑफ माइनस ब्रैकेट ओपन करके प्लस बन गया 3, यहाँ क्या था ऊपर एक r था और x स्क्वायर, नीचे एक r डिवाइड हो गया, r पावर 5 बचा 3x स्क्वायर अपॉन 5। तो इसको देखते हुए बाकी के दो डायरेक्ट लिखो। सिमिलरली डेल टू बाय डेल वाई स्क्वायर ऑफ 1/r इज माइनस 1/r क्यूब प्लस 3y स्क्वायर अपॉन r पावर 5 एंड डेल टू y बाय डेल z स्क्वायर ऑफ 1/r इज इक्वल टू माइनस 1/r क्यूब प्लस 3z स्क्वायर अपॉन r पावर 5। ये तीनों का एडिशन कराना है विच गिव्स डेल टू ऑपरेटिंग ऑन 1/r। तीनों का एडिशन रख दो तीनों को। तो फर्स्ट टर्म तो तीनों में एक जैसी है, तो माइनस माइनस में, तो इसलिए 3 टाइम्स माइनस 1/r क्यूब
और बाकी की जो सेकंड टर्म है तो डिनोमिनेटर r पावर 5 है सभी में, न्यूमरेटर ऐड कर लेते हैं 3x² + 3y² + 3z², 3 कॉमन x² + y² + z² इज r² अपॉन r पावर 5 1 अपॉन r³, दोनों जगह r³ है, एक -3/r³ है, एक +3/r³ है, दोनों का एडिशन हो गया 0। यही शो करना था। अब वो डेल टू वाला एक प्रॉब्लम सॉल्व कर ले, वैसे ही बाकी के भी होंगे, वैसे ही होंगे, वो आप बाद में देखिएगा आराम से। फाइ दिया है, फाइंड डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेड फाइ एंड कर्ल ऑफ ग्रेड फाइ। अब देखो, तो पहले डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेड फाइ के लिए पहले ग्रेड फाइ फाइंड करना होगा। ग्रेड फाइ एक वेक्टर मिलेगा, अब उसका डाइवर्जेंस और उसका कर्ल फाइंड करना है। ठीक है, ये ग्रेड फाइ फाइंड किया, फिर उसका डाइवर्जेंस और उसी वेक्टर का कर्ल। ये एक स्टैंडर्ड प्रॉब्लम होता है ये। V bar equal to W bar cross R bar, then prove that W bar is equal to 1/2 curl V bar, where W bar is constant vector. W bar is constant vector. तो अपने मन से एक सपोज कर लेते हैं, W bar is equal to W1 I bar plus W2 J bar plus W3 K bar, where W1 W2 W3 are constant, they are scalars, तब ये constant vector बन जाएगा। और R बार स्टैंडर्ड पोजीशन वेक्टर है xi plus yj plus z के। बात करनी है हमको कर्ल V इज इक्वल टू 2 टाइम्स W बार, ऐसा बोलो उसको, कर्ल V इज इक्वल टू 2 टाइम्स W बार। तो कर्ल V क्या दिया है, W क्रॉस R दिया है, तो V की जगह रखो W क्रॉस R। अब ये डेल क्रॉस W क्रॉस R है, तो पहले W क्रॉस R, तो ये डेल क्रॉस अपनी जगह रख के W क्रॉस R को पहले इवेल्यूएट कर लेते हैं। IJ के सेकेंड रो में W के कंपोनेंट्स W1 W2 W3, थर्ड रो में R बार के कंपोनेंट्स X Y Z। इसको एक्सपांड करो, ये ऐसा वेक्टर दिखेगा। अब इसका क्रॉस प्रोडक्ट डेल के साथ लेना, फिर से डिटर्मिनेंट फॉर्म IJ के डेल X डेल Y डेल Z, इसके कंपोनेंट्स 1 2 3 और इसका सिंप्लीफिकेशन। जितना सिंप्लीफाई होता है उतना सिंप्लीफाई करो, 2 कॉमन और ये रह गया ब्रैकेट में W बार। तो कर्ल V से शुरू किया था, मिलाया हमने 2 W बार, तो देयरफॉर W बार इज इक्वल टू हाफ कर्ल V बार। जनरल प्रॉब्लम एक, फाइंड कर्ल ऑफ R बार F ऑफ R। कोई पर्टिकुलर वेक्टर नहीं दिया हुआ R बार, जनरल डिस्कस करना। R बार इज इक्वल टू xi प्लस yj प्लस z के, तो जब R बार फंक्शन ऑफ x y z है तो f ऑफ R in a magnitude that will also be function of x y z। R बार f ऑफ R, तो ये R बार इंटू एफ ऑफ आर, ब्रैकेट ओपन कर दिया, तो x f ऑफ आर आई बार प्लस y f ऑफ आर j बार प्लस z f ऑफ आर k बार, ऐसा टर्म मिल जाएगा। और फिर कर्ल इवेल्युएट करने के लिए डिटर्मिनेंट फॉर्म, एक्सपांड इट, सिंप्लीफाई इट, उसमें कुछ क्वांटिटी की जरूरत पड़ेगी, वो इवेल्युएट करेंगे। रिजल्ट इज लाइक दिस। फिर यहाँ यदि आपने ऑब्जर्व किया तो सारे टर्म ब्रैकेट के अंदर इक्वल बट अपोजिट साइन के साथ है, तो वैनिश हो जाएगा। वेक्टर क्वांटिटी है 0 बार, दिस मस्ट बी 0 बार। इवेल्युएट del dot a cross r, evaluate del dot a cross r if curl a is zero vector, where a bar is a1i plus a2j plus a3k and r bar is position vector। हाँ, अब यहाँ ये जो रिजल्ट है, डेल डॉट ए क्रॉस आर की बात हो रही है, एसटीपी की बात हो रही है।
तो ये जो डेल डॉट ए क्रॉस आर है ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है फर्स्ट फंक्शन डॉट सेकेंड फंक्शन क्रॉस थर्ड फंक्शन। तो ये रिजल्ट याद रखेंगे, रिमेंबर दिस रिजल्ट। ये रिजल्ट याद आएगा समय पर तो आगे की बात कर पाएंगे। डेल डॉट ए क्रॉस आर इज इक्वल टू आर डॉट डेल क्रॉस ए माइनस ए डॉट डेल क्रॉस आर। ओके, लेकिन हमको प्रॉब्लम में दिया हुआ है डेल क्रॉस ए बार इक्वल टू 0, मतलब ये जो टर्म है ये फर्स्ट टर्म ये वैनिश हो गई, तो बचा क्या माइनस ए बार डॉट डेल क्रॉस आर। तो ये डिटर्मिनेंट से इवैल्यूएट किया जा सकेगा आई जे के डेल डेल एक्स डेल डेल वाई डेल डेल जेड और आर बार के कंपोनेंट एक्स वाई जेड। इसको यदि आपने सॉल्व किया तो डेल डेल वाई ऑफ जेड इंडिपेंडेंट है वाई और जेड 0 मिल जाएगा, बाकी के भी सब 0 मिल जाएंगे। तो ए डॉट 0 इज 0 वेक्टर, डॉट प्रोडक्ट है सॉरी, ये 0 वेक्टर है। ए बार डॉट 0 बार ये 0 वेक्टर, तो 0 बार के साथ में किसी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लेने से रिजल्ट इज 0 स्केलर। ठीक, तो आंसर आ गया इसका 0। ये एक मेथड हो गया इसको सॉल्व करने के लिए, ये फॉर्मूला याद रहा। तो दूसरा मेथड देखो, ए क्रॉस आर फाइंड करने की बात हो रही है, तो ए के कंपोनेंट है a1 a2 a3, आर बार के कंपोनेंट है एक्स वाई जेड, इसको एक्सपांड करो, एक्सपांड करके एक वेक्टर बन गया। अब इसका डायवर्जेंस ले लो डेल के साथ में, तो जब इसका डायवर्जेंस लेंगे तो डेल डेल एक्स ऑफ a2 z माइनस a3 y एंड अदर्स, और इसको सॉल्व करने के बाद में ऑल्सो यू गेट रिजल्ट एज 0। वहां की जो टर्म्स है वो टर्म्स, ये जो ब्रैकेट का टर्म है, ये ब्रैकेट का जो टर्म है, ये ब्रैकेट का टर्म इज इक्वल टू कर्ल ए बार, एंड कर्ल ए बार इज गिवन एज 0 वेक्टर। तो 0 वेक्टर डॉट आर बार इज 0 स्केलर। फिर ये कुछ क्वांटिटीज इवेल्युएट करने हैं। ए डॉट डेल, ए डॉट डेल, ए लिखा है डेल लिखा है फिर इनका डॉट डॉट लिखा, वो किए जा सकते हैं। दिस इज आर्टिकल, इसमें कुछ नए प्रॉब्लम है, ये डिस्कस कर लेते हैं। एग्जैक्ट डिफरेंशियल, हेलो, अभी तक के जो बातें की थी वो हमारा वेक्टर डिफरेंशिएशन, डाइवर्जेंस, कर्ल और ग्रेडियंट उसमें डिस्कस कर चुके थे, है ना। बस केवल वॉइस के लिए उसको फास्ट फॉरवर्ड मेथड में आगे आगे बढ़ाकर कुछ कुछ जहां बोलने की चीजें थी वहां बोल दिया। एग्जैक्ट डिफरेंशियल, ये जो वर्ड है ये आप पेपर 1 में भी पढ़ रहे होंगे, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में भी आता है ये वर्ड। अब ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल यहाँ वेक्टर में क्या काम कर रहा है और कैसे इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स होते हैं, ये देखिए। तो लेट वेक्टर ए इज इक्वल टू a1i प्लस a2j प्लस a3k, एक वेक्टर लिया है। द डिफरेंशियल फॉर्म वेक्टर a डॉट डी आर, डी आर वेक्टर आर से मिलता है, डी एक्स आई प्लस डी वाई जे प्लस डी जेड के, तो उसको आर उसको ए के साथ डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो a1 dx प्लस a2 dy प्लस a3 dz। दिस इज कॉल्ड एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल in some region of space if there exists a scalar function phi such that this expression can be written as d of phi, differential of phi। okay, मतलब a bar dot dr bar is called exact differential if there exists some scalar function phi such that a dot dr is equal to d of phi। ये
रिजल्ट है a necessary and sufficient condition that f1 dx plus f2 dy plus f3 dz be an exact differential is that del cross f equal to 0 vector del cross f and a curl f equal to 0 where f is f1i plus f2j plus f3k वेक्टर दिया हुआ है. देख लेते हैं प्रूफ. लेट f bar is equal to f1i plus f2j plus f3k and r bar स्टैंडर्ड वेक्टर है xi plus yj plus zk. क्या बताना है हमको? दो पार्ट लेना होगा कि इस तरह का जो एक्सप्रेशन है एग्जैक्ट डिफरेंशियल होगा तो कर्ल एफ जीरो प्रूव करेंगे, और सेकेंड पार्ट में कर्ल एफ जीरो वेक्टर है ऐसा बोलकर स्टार्ट करेंगे और एक्सप्रेशन एग्जैक्ट डिफरेंशियल है ये प्रूव करेंगे. तो फर्स्ट पार्ट, नेसेसरी पार्ट, सपोज दैट फंक्शन f1 dx plus f2 dy plus f3 dz इज एग्जैक्ट डिफरेंशियल. अब जब इसको एग्जैक्ट डिफरेंशियल कहा है तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल की डेफिनेशन से देयर मस्ट एग्जिस्ट सम स्केलर फंक्शन phi such that this expression is equal to d phi. This function is equal to d phi. तो ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल होने की वजह से देयर एग्जिस्ट फंक्शन phi such that expression is equal to d phi. ओके, अभी d phi कैसा लिखा जा सकता है? d phi is del phi by del x dx plus del phi by del y dy plus del phi by del z dz, ट्रीटिंग phi as फंक्शन ऑफ x y z. स्पेस में वो हम स्केलर फंक्शन सपोज कर रहे हैं, फंक्शन ऑफ थ्री वेरिएबल्स है, इसलिए पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ phi विथ रिस्पेक्ट टू x इनटू डिफरेंशियल ऑफ x प्लस पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ phi विथ रिस्पेक्ट टू y इनटू डिफरेंशियल ऑफ y प्लस पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ phi विथ रिस्पेक्ट टू z इनटू डिफरेंशियल ऑफ z. अब दोनों साइड इक्वेट की जा सकती है तो f1 मिल जाएगा डेल phi बाय डेल x, f2 मिल जाएगा डेल phi बाय डेल y, f3 मिल जाएगा डेल phi बाय डेल z. f वेक्टर में रख दो इनको. f वेक्टर में रखने के बाद देखो ना क्या दिखता है. ये del phi by del xi plus del phi by del yj plus del phi by del zk is nothing but gradient phi. अब जब f ग्रेडियंट phi मिल रहा है, हमको कर्ल f इक्वल टू 0 बोलना था, तो नाउ कंसीडर कर्ल f के लिए रखा ग्रेड phi. अब इसको पूरा पूरा बोलो अच्छे से. कर्ल ऑफ ग्रेड phi, स्टैंडर्ड रिजल्ट गया थोड़ी देर पहले. कर्ल ऑफ ग्रेड phi इज 0, 0 वेक्टर, 0 वेक्टर. This proves first part. Second part. सेकेंड पार्ट में कर्ल f ये मानकर चलते हैं और प्रूव करना है कि f1 dx plus f2 dy plus f3 dz इज एग्जैक्ट डिफरेंशियल. इसका मतलब हमको एक फंक्शन एग्जिस्ट होता ऐसा बताना पड़ेगा जिसके लिए f1 dx plus f2 dy plus f3 dz इज इक्वल टू d phi हो जाए. ओके, तो अब जैसे कर्ल f इक्वल टू 0 बोला है तो हमने एक नोट लिखा था कंजर्वेटिव कर्ल f इज 0, f इज इक्वल टू ग्रेड phi. तो वहां से आ रहा है देन देयर एग्जिस्ट अ स्केलर फंक्शन phi सच दैट f इज इक्वल टू डेल phi. ये याद रखना होगा, ये पॉइंट रिमेंबर दिस, क्योंकि ये यदि याद नहीं आया तो आगे नहीं कुछ कर पाएंगे. Curl f is 0, then there exists a scalar function phi such that f is gradient of phi. Now, वो एक्सप्रेशन जो f1 dx plus f2 dy plus f3 dz है, बेसिकली होता क्या था? वो वेक्टर f डॉट dr बार, तो वही बात कर रहे हैं ना, वेक्टर f डॉट dr बार. तो वेक्टर f तो मिल गया डेल phi, वेक्टर f मिल गया डेल phi डॉट dr बार. रखो डेल phi का डेफिनेशन रखो, dr बार रखो. अब दोनों का डॉट प्रोडक्ट ले लो. तो डॉट प्रोडक्ट लेते समय आई कंपोनेंट प्रोडक्ट हो जाएंगे, डेल phi बाय डेल x इंटू डी एक्स प्लस डेल phi बाय डेल y इंटू डी वाई, जे कंपोनेंट और के कंपोनेंट डेल phi बाय डेल z इंटू डी जेड, और दिस इज नथिंग बट डी phi. इसका मतलब यस देयर एग्जिस्ट अ फंक्शन, स्केलर फंक्शन phi फॉर विच f डॉट dr इज इक्वल टू d phi, and therefore by definition the expression f1 dx plus f2 dy plus f3 dz is exact differential. Exact differential. इससे रिलेटेड प्रॉब्लम
show that y plus z dx plus z plus x dy plus x plus z dz is an exact differential of a function phi. तो अभी हमने थ्योरम प्रूव किया, यदि एग्जैक्ट डिफरेंशियल है तो कर्ल एफ जीरो होगा, कर्ल एफ जीरो है तो फंक्शन एग्जैक्ट डिफरेंशियल होगा। इसका मतलब इसका हमको कर्ल एफ फाइंड करना होगा और वो जीरो आना चाहिए। तो ये तो वेक्टर फॉर्म में नहीं दिया ना डायरेक्ट, ये तो एफ डॉट डी आर के फॉर्म में दिया है, तो इसमें से हम एफ निकाल सकते हैं अलग से। अच्छा, और आगे भी है ना प्रॉब्लम, एंड देन फाइंड फाई, वो कौन सा फंक्शन एग्जिस्ट हो रहा होगा वो फाइंड करना है। तो इसको देखते हुए एफ निकाल लो यहाँ से, ये आई कॉम्पोनेंट होगा y प्लस जेड आई बार, ये j कॉम्पोनेंट z प्लस एक्स जे बार, और ये k कॉम्पोनेंट x प्लस y k बार। देन कर्ल f, फर्स्ट लाइन आई जे के, सेकेंड लाइन डेल डेल एक्स डेल डेल वाई डेल डेल जेड, थर्ड लाइन ये कॉम्पोनेंट। इसको सिंप्लीफाई करें, देखो जीरो वेक्टर आते दिखेगा, जीरो वेक्टर, जीरो वेक्टर, जीरो वेक्टर। तो क्योंकि कर्ल एफ जीरो वेक्टर आ गया, तो दिस इंप्लाई बाय थ्योरम गिवन वेक्टर एफ बार इज एग्जैक्ट डिफरेंशियल। हो गया एग्जैक्ट डिफरेंशियल, एक पार्ट तो हो गया। वेक्टर इज एग्जैक्ट डिफरेंशियल। ओ वेक्टर, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, एफ डॉट डी आर, यहां पर एफ डॉट डी आर बार इज एग्जैक्ट डिफरेंशियल। वेक्टर एग्जैक्ट डिफरेंशियल नहीं होता, एक्सप्रेशन, वेक्टर के कंपोनेंट्स और डी आर बार के कंपोनेंट से तैयार होने वाला एक्सप्रेशन इज एग्जैक्ट डिफरेंशियल। अब एग्जैक्ट डिफरेंशियल है, इसका मतलब बाय डेफिनेशन देयर मस्ट एग्जिस्ट अ स्केलर फंक्शन फाई सच दैट डी फाई इज इक्वल टू एफ डॉट डी आर। तो डी फाई इज इक्वल टू एफ डॉट डी आर, मतलब जो एक्सप्रेशन दिया है ये पूरा। अब यहां थोड़ा सा हमको सोच समझकर काम करना होता है। अब इसको ऐसे रीअरेंज करना है जो एग्जैक्ट डिफरेंशियल में कन्वर्ट हो जाए। तो देखो यदि ब्रैकेट ओपन किया तो y dx प्लस z dx प्लस z dy प्लस x dy प्लस x dz प्लस z d प्लस y dz। अब ये इतनी 6 टर्म्स दिख रही है, ये 6 टर्म्स को थोड़ा सा रीअरेंज करें यदि इस तरह से कि वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल के फॉर्म में मिले, तो y dx प्लस x dy एक साथ लाया जा सकता ब्रैकेट में, z dy प्लस y dz है यहाँ पर ये सारी 6 टर्म्स में, और x dz प्लस z dx। फर्स्ट ब्रैकेट इज d ऑफ xy, सेकेंड इज d ऑफ yz, थर्ड इज d ऑफ xz। अब ये तीनों को मिला के एक लाइन और लिख देते हैं यहाँ पर, इन तीनों को मिला के इक्वल टू d ऑफ xy प्लस yz प्लस xz। ठीक है, आगे टर्म, तो इधर डी फाई है और इधर डी ऑफ एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस एक्स जेड है। एक तरह से ये डिफरेंशियल, तो डी हमको तो फाई चाहिए ना, तो डी हटाना है, तो डी यानी डिफरेंशियल हटाना है, तो डेरिवेटिव हटाने के लिए क्या करते हैं, हम इंटीग्रेट करते हैं। यहाँ पर भी इंटीग्रेट कर देते हैं दोनों साइड को, तो डी फाई का इंटीग्रल हो गया फाई, और इधर डी ऑफ एक्सप्रेशन से बचा एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस एक्स जेड, और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ जाएगा यहाँ पर प्लस सी। So this is required function phi. स्केलर पोटेंशियल कहते हैं इसको, स्केलर फंक्शन बोलते हैं। ठीक, ऐसे और 2-3 प्रॉब्लम एक्सरसाइज में है, देखिए। ये हो गई एक्सरसाइज, कर्ल, डाइवर्जेंस, सोलेनोइडल, इरोटेशनल इनसे रिलेटेड, और स्केलर पोटेंशियल से रिलेटेड। साथ साथ में आंसर्स भी हैं इनके।
करेक्शंस, जैसे अभी हम 0 बार बोल रहे हैं ना, तो ये छोटे मोटे करेक्शंस है अभी यहाँ। तो इसके साथ ये चैप्टर हो जाता है कंप्लीट। हमारी तरफ से तो कंप्लीट हो गया। आप तभी कंप्लीट बोलिएगा जब आप प्रैक्टिस कर लें, डे 1 से लेके आज तक जो कुछ पढ़ा है उसको सिस्टमैटिकली खुद की अंडरस्टैंडिंग से। हाँ, हेल्प लीजिए ना, नोट्स की हेल्प लीजिए, वीडियो की हेल्प लीजिए। तुम्हारी खुद की अंडरस्टैंडिंग से जब तुम्हारे हैंड रिटन नोट्स तैयार हो जाए, तब आप कंक्लूजन ड्रॉ कीजिएगा कि आपका भी ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर। जय गणित।